बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक एटॉमिक साइज़ के साथ आज मैं हाज़िर हूँ। आज हम एटॉमिक साइज़ की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होता है। एटॉमिक साइज़ की टर्म को सुनते ही हमारे जहन में ये बात आती है कि किसी भी एटम का साइज़ जो होगा वो एटॉमिक साइज़ कहलाएगा। अब किसी भी एटम का साइज़ कैसे पता चलेगा? उस वक़्त एटम का साइज़ पता चलेगा जब हमें एटम का रेडियस पता होगा। किसी भी एटम का रेडियस पता होगा तो तब हमें एटम का साइज़ पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एटॉमिक रेडियस यानी एटम के रेडियस को डिफ़ाइन करते हैं। एटम के रेडियस को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two bonded atoms, किसी भी दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना हो उनके दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। कैसे? अगर लेट्स सपोज करें ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, तो इन दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का जो आधा होगा, मीन कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस बन रहा है तो इसका जो आधा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आधा करेंगे तो आपको आधा डिस्टेंस जो मिलेगा वो एटम का रेडियस होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि हम एक एटम को ड्रा करके उसका रेडियस क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे। इसलिए हम एक एटम का रेडियस फाइंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर बाउंड्री का ही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री क्या है, वैलेंस शेल कहाँ पे है। तो जो एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो बाउंड्री होती है वो प्रिसाइज नहीं होती, वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, उस बाउंड्री का हमें नहीं पता। इस वजह से हम लोग एक एटम का रेडियस नहीं बल्कि दो एटम को जोड़ते हैं, तब ही बाउंड्रीज़ का पता चलता है और उस रेडियस का आधा कर लेते हैं, फिर हमें एक एटम का रेडियस पता चल जाता है। अब एटॉमिक साइज़, क्योंकि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है, इसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो हम जो मेजरमेंट के लिए जो लेंथ्स यूज़ करेंगे वो छोटी लेंथ्स यूज़ करेंगे। मतलब इस लेंथ को नैनोमीटर में मेजर किया जाएगा, या तो पिकोमीटर में मेजर किया जाएगा, या तो एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाएगा, क्योंकि ये लेंथ बहुत कम है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक साइज़ किन फैक्टर्स की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज मीन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन की वजह से नहीं, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। अगर हम न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन को ज़्यादा करना चाहें तो उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर ज़्यादा करेंगे तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा। जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से एटम का साइज़ कम हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज करते हैं एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और उसकी उन 3 प्रोटॉन के ऊपर जो पास जो चार्ज है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लग रही है, वो कहाँ पे लग रही है, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है और 3 प्रोटॉन हैं। अब एक और एटम हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर एक और एटम है जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर जो हैं 4, न्यूक्लियस के अंदर जो हैं 4 प्रोटॉन हैं, मीन कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो फिर क्या होगा, इस एटम का जो साइज़ होगा ये ज़रा कम होगा। क्यों कम होगा इस एटम का साइज़? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और एटम का साइज़ हो जाएगा
कम। तो जितना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ाएंगे उतना ही एटम का साइज़ कम होगा। तो इन्वर्स रिलेशन शो करेंगे। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज़ आ जाना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज़ आ जाना, इस डिक्रीज़ आने को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज़ आने को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे अगर मैं क्या करूं, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान जितना मैं शेल्स की तादाद बढ़ाता जाऊंगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? कि और ऑर्बिट आने से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट सिंपली क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होना। नंबर ऑफ शेल जहाँ पे इंक्रीज होंगे वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, मीन वहाँ पे साइज इंक्रीज होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट मीन शेल इंक्रीज होना, शेल इंक्रीज होना मीन साइज का इंक्रीज होना। तो एटम का साइज उस वक्त इंक्रीज हो जाएगा जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट्स, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन ऐसे करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम spent by orbital near nucleus। न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा टाइम उसके करीब स्पेंड करता है, इट्स मीन कि उस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के करीब एस सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद पी टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है? एस का ज़्यादा है। एस न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसका साइज़ क्या होगा? कम होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल जितना ज़्यादा होगा उतना ही एटम का साइज़ कम होगा और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एटॉमिक साइज़ का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ पीरियड में और ग्रुप में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है? इसलिए डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड्स में, जब हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज़ होती है और प्रोटॉन की तादाद के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन हम लोग देखते क्या हैं कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, मीन कि शेल में भी इजाफा हो रहा है और प्रोटॉन की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो फिर एटॉमिक साइज़ कम क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस के इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है वो डोमिनेंट होती है। क्या होती है? डोमिनेंट होती है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो रिपल्जन होगी। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन की फोर्स है वो कम है एज़ कंपेयर टू न्यूक्लियस की जो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या हो रहा है? कम। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन है ऑर्बिट्स के अंदर।
तो इसी वजह से साइज़ लेफ़्ट टू राइट कम होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम आते हुए साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह क्या होती है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। अगर दो एटम्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड है तो वहाँ पर जो रेडियस होगा उसे आयनिक रेडियस कहेंगे। मीन के दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो तो आयनिक बॉन्ड होगा और एटम का जो रेडियस होगा वो तो आयनिक रेडियस कहलाएगा। फिर अब जो कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस में दो एटम के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो दो एटम के दरमियान में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसे कहते हैं। और उसके बाद होता है वंडरवाल रेडियस। जब दो एटम्स के दरमियान में वंडरवाल फोर्सेस हों, जो कि हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वंडरवाल फोर्सेस हों, तो फिर जो एटम का रेडियस होगा उसे वंडरवाल रेडियस कहेंगे। दो ऐसे एटम जिनके दरमियान में वंडरवाल फोर्स हो, ऐसे एटम के रेडियस को वंडरवाल रेडियस कहते हैं। अब वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए एटम अच्छे तरीके से जुड़े हुए नहीं होते। कोवेलेंट जो बॉन्डिंग होती है वो वंडरवाल बॉन्डिंग से ज़रा स्ट्रांग होती है, तो एटम थोड़े ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो एटम और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम रेडियस ऑफ वंडरवाल एटम्स को कोवेलेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो वंडरवाल रेडियस जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, and two covalently bonded atom radius is less than radius of आयनिक। तो आयनिक रेडियस सबसे कम होता है, आयनिक रेडियस सबसे कम होता है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि आयनिक रेडियस सबसे कम होता है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। आयनिक रेडियस सबसे कम होता है। फिर यहाँ पर भी आयनिक कोवेलेंट रेडियस थोड़ा और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू, फिर रेडियस ऑफ वंडरवाल सबसे ज़्यादा होगा। यानी वंडरवाल में वंडरवाल फोर्सेस जब बनेंगी दो एटम के दरमियान तो वो एटम सही तरीके से जुड़े हुए नहीं होंगे, उनका रेडियस ज़्यादा होगा, कोवेलेंट रेडियस थोड़ा कम होगा, आयनिक रेडियस और भी कम होगा, क्योंकि एटम्स मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। तो आयनिक रेडियस सबसे कम होता है। इसी तरह अगर NaCl में देखें तो रेडियस कम होगा, दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान में देखें तो रेडियस थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी तरह दो हीलियम एटम के दरमियान में रेडियस देखें तो वो सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। ये था एटॉमिक साइज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक साइज़ के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।